हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के अंतर्गत मई महीने का करंट अफेयर। अभी तक अप्रैल महीने तक का करंट अफेयर अपलोड किया जा चुका है। आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया। बिहार करंट अफेयर की सीरीज हमारी लगभग खत्म हो चुकी है और उसको भी आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया। ठीक है, हम लोग यूपी स्पेशल के करंट अफेयर पर आज चर्चा करेंगे। ये हमारा एपिसोड 5 है और इसमें हम मई 2024 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर क्या है मई महीने से संबंधित? सहस्त्रसार पद्म। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो CSIR राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ने अपने लखनऊ परिसर में, जो CSIR का वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान है उसका जो लखनऊ परिसर है, वहां पर लगभग 1000 पंखुड़ियों वाले कमल या 1000 टल लोटस का उगाने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, और ये लोटस किस तरह दिखेगा? ये इस प्रकार दिखेगा। 1000 पंखुड़ियां इस लोटस की है और इसको उगाने में सफलता प्राप्त की है। इस कमल को सहस्त्रसार पद्म के नाम से जाना जाता है, अर्थात 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, जो सर्वोच्च चेतना और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। मतलब इसको माना जाता है कि जो 1000 पंखुड़ियों वाले कमल है, इनको सर्वोच्च चेतना और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, शोध संस्थान के अनुसार यह पहली बार है जब इतनी सारी पंखुड़ियों वाले कमल न केवल NBRI बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उगाया गया। पहली बार है यह उत्तर प्रदेश में उगाया गया है। ठीक है, यह फूल अत्यधिक गर्मी और तेज धूप में भी खिलता है। CSIR NBRI ने पहले नमोह 108, ठीक है, क्या नाम था? नमोह 108 नामक 108 पंखुड़ियों वाले कमल भी उगाया था। ठीक है, तो याद रखना नमोह 108 क्या था? ये 108 पंखुड़ियों वाला कमल था। इसको किसके द्वारा उगाया गया था? तो CSIR NBRI यानी कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा उगाया जा चुका था। और अब किसको उगाया गया है? तो सहस्त्रसार पद्म को उगाया गया है। कहां पर? लखनऊ का जो CSIR NBRI का परिसर है वहां पर इसको उगाया गया और पहली बार है कि उत्तर प्रदेश में इस कमल को उगाया गया है। तेज धूप और तीव्र गर्मी में भी इसको, सर्वाधिक गर्मी और तेज धूप में भी इसको उगाया जा सकता है। 1000 पंखुड़ियां इसमें होती है। ठीक है, आगे देखें। भीष्म क्यूब के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, भीष्म क्यूब पोर्टेबल हॉस्पिटल, ठीक है, इसके बारे में सुना है। आइए जान लेते हैं कुछ तथ्य। 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने विमान से एयर ड्रॉप के लिए आगरा, ठीक है, कहां पे? आगरा में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया। कहां पे किया गया? सबसे पहले महत्वपूर्ण ये हो जाता है। ठीक है, कहां पे? आगरा में इसका परीक्षण किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा विमान से गिरा के। ठीक है, यह पहली बार है जब भारतीय वायुसेना ने इस पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया। मतलब ये पहली बार है। देखो, पोर्टेबल अस्पताल का मतलब ये होता है कि आप, अस्पताल ऐसा है ना, छोटे से क्यूब जैसा है, उसको आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हो। ठीक है, और भारतीय वायुसेना के द्वारा एयर ड्रॉप के माध्यम से इसका परीक्षण किया गया। एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि भारतीय वायुसेना के द्वारा भीष्म क्यूब का एयर ड्रॉप के माध्यम से परीक्षण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? आगरा शहर में किया गया। ठीक है, यह परीक्षण आगरा के मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में किया गया। यह परीक्षण इसलिए किया गया ताकि पोर्टेबल अस्पताल को कहीं भी आपात स्थिति में निपटने के लिए तैनात किया जा सके। ये जो पोर्टेबल अस्पताल है, यह आपात स्थितियों से निपटने के लिए इसको डिजाइन किया गया था और इसी कारण इसका परीक्षण किया गया। 720 किलोग्राम वजनी इस पोर्टेबल अस्पताल को भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान, ठीक है, से 1500 फीट की ऊंचाई से उतारा गया था। मतलब 1500 फीट की ऊंचाई से इसको गिराया गया था, ड्रॉप किया गया था। इसके लिए आगरा स्थित एयर डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, द्वारा विकसित 2 विशेष रूप से डिजाइन किए गए पैराशूट का भी इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, 2 पैराशूट का इस्तेमाल किया गया और उसी के द्वारा भारतीय वायुसेना के द्वारा इसको ड्रॉप किया गया और उसका परीक्षण किया गया। कहां पे? आगरा में। अब कुछ चीजें जान लेते हैं भीष्म क्यूब के बारे में। ठीक है, भीष्म क्यूब के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। इस वर्ष 2024 की शुरुआत में 22 जनवरी को जब अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी टाइम पे अयोध्या में आयोजित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान चिकित्सीय तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2 आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब, ठीक है, भीष्म क्यूब की 2 इकाइयां अयोध्या में स्थापित की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने यूक्रेन को भी भीष्म क्यूब गिफ्ट में दिए थे, उपहार स्वरूप प्रदान किए थे यूक्रेन को। ठीक है, आगे देखें। फरवरी 2022 में भीष्म परियोजना की घोषणा की गई थी, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने इस पहल के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। जनवरी 2023 में ग्लोबल साउथ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की। आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा कब की गई थी? 2023 में, जो ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया गया था उसी दौरान की गई थी। और परियोजना की घोषणा की जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश की आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। ठीक है,
और उसके लिए भीष्म क्यूब भारत प्रदान करेगा, ऐसा भारत के द्वारा घोषणा किया गया था। तो यहां पे भीष्म क्यूब के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली, पर्याप्त जानकारी, और जितनी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने जान लिया कि एयर ड्रॉप के माध्यम से भीष्म क्यूब का परीक्षण कहां पे किया गया, आगरा में, और अयोध्या कहां पे पहली बार, यूपी में पहली बार कहां पे तैनात किया गया, अयोध्या में तैनात किया गया था। अभी जो कुंभ आयोजित किया जा रहा है, इस कुंभ में भी भीष्म क्यूब को तैनात किया गया है। आगे देखें, लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स। अगली खबर क्या है, लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। शैक्षिक नवाचार की समर्थक सोनिया अग्रवाल, नाम याद रखना, सोनिया अग्रवाल बजाज ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अपनी नवीनतम पहल का नाम क्या है, लिटिल फ्यूचर फाउंडेशन का अनावरण किया है। ठीक है, तो याद रखना लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स का अनावरण कहां पे किया गया, आगरा में। किसके द्वारा किया गया, उनका नाम है सोनिया अग्रवाल बजाज, इनके द्वारा किया गया। लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स एक अभूतपूर्व वित्तीय साक्षरता और प्रारंभिक उद्यमिता कार्यक्रम है, जिसे वित्तीय शिक्षा के लिए लोकतंत्रीकरण करने और 7 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों के बीच उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस विचार से प्रेरित कि प्रत्येक बच्चा अलग तरीके से सीखता है, यह कार्यक्रम पहला वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम होगा जो बच्चों को गणित आधारित गतिविधियों, पुस्तकों, बिजनेस गाइडों में से चुनने का अवसर प्रदान करता है। मतलब ये बच्चों को अवसर प्रदान करता है कि वो बिजनेस गाइड, गणित किन और जो वाणिज्य के क्षेत्र है, किन क्षेत्रों में बच्चे अपना भविष्य देखते हैं। ठीक है, जो बच्चों को उनके बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मदद करने के लिए 15+ से अधिक रूपरेखा को सरल बनाते हैं और जल्द ही स्टोरी बुक लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे याद रखना लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स जो बच्चों में उद्यमशीलता है उसको विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया, तो सोनिया अग्रवाल बजाज के द्वारा डिजाइन किया गया है। और इसको कहां पे लॉन्च किया गया, तो आगरा में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, बच्चों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो यहां पे हमने देख लिया लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स के बारे में। आगे देखें, अगली खबर क्या है, ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। अब ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश है। जानते हैं, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के निष्कर्षों के अनुसार उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024 के 23-24 के दौरान 220 किलोवोल्ट या उससे अधिक की रेटिंग वाली 1460 सर्किट किलोमीटर, ठीक है, सर्किट किलोमीटर जिसको आप शॉर्ट में CKM भी लिखते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़कर अन्य राज्यों की उपयोगिता के महत्वपूर्ण अंतर से पीछे छोड़ दिया है। और इस प्रकार यूपी जो है वो शीर्ष पर रहा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में। वहीं अगर हम दूसरे स्थान पर बात करें, किसका दूसरा स्थान रहा, तो गुजरात का इसमें दूसरा स्थान रहा। किसका, उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, वित्तीय वर्ष के अंत में 898 CKM यानी कि 898 सर्किट किलोमीटर वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पहला स्थान किसका, यूपी का रहा। और सेकंड स्थान किसका रहा, सेकंड रैंक पर कौन रहा, तो गुजरात रहा। ठीक है, गुजरात सेकंड स्थान पर रहा पहले पे, दूसरा स्थान किसका, गुजरात का। ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछ सकता है कि ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। ठीक है, या फिर कथन कारण में दे दे कि ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान है, दूसरा स्थान गुजरात का है। तो दोनों कथन यहां पे सही है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है साइबर स्टेशन के बारे में। पॉइंट है साइबर स्टेशन से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मई माह में घोषणा की गई। तो मई माह में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई कि संसदीय चुनाव जब खत्म होंगे उसके बाद 57 जिलों में, कितने जिलों में, 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, जिसमें प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के 25 पद होंगे। मतलब टोटल कितने पद होंगे जो साइबर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, वहां पे कुल 25 पद होंगे प्रत्येक जनपद में। ठीक है, राज्य सरकार की योजना राज्य भर में नामित 57 पुलिस स्टेशनों में कुल 1425 पद सृजित किए जाने की है। ठीक है, तो राज्य सरकार चाहती है कि जो 57
नए साइबर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, वहां के लिए 1425 पद नए सृजित किए जाएंगे और 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। अब यहीं पे आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि उत्तर प्रदेश जो है वो अपने 75 जिलों में, ठीक है, 75 जिलों में साइबर थाना खोलने वाला पहला राज्य बन गया है। कैसे? 57 जिलों में तो खोला ही इसने, और जो 58 मंडल थे ना, 18 मंडल है, 18 मंडल के जो मुख्यालय है वहां पे पहले से ही साइबर थाने हैं, ठीक है। तो 75 जिलों में हो गया इस प्रकार, ठीक है। जो 18 जिले, 18 मंडल है, 18 मंडलों के जो मुख्यालय है वहां पे पहले से ही साइबर थाने थे और 57 जिलों में और साइबर थाने खोल दिए गए। इस प्रकार उत्तर प्रदेश अपने 75 जिलों में साइबर थाना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे ऐसे भी पूछ ले कि अपने सभी जिलों में साइबर थाना खोलने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगला पॉइंट देखें, श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड महाशिवरात्रि जैसे विभिन्न अवसरों के दौरान काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए यूपी संगीत नाट्य अकेडमी, किसके साथ? यूपी संगीत नाट्य अकेडमी के साथ समझौता किया है, ठीक है। एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो याद रखना, जो श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड है, इसने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यूपी संगीत नाट्य अकेडमी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। किस लिए? जो शिवरात्रि या अन्य कोई कल्चरल इवेंट होते हैं वहां पर सांस्कृतिक बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए यूपी संगीत नाट्य अकेडमी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी के बारे में आई है, तो आइए कुछ चीजें जान लेते हैं उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी के बारे में। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में संगीत, नृत्य और रंगमंच के प्रचार और संरक्षण के लिए समर्पित एक प्रमुख संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए कि संगीत नाट्य अकेडमी की स्थापना, ये ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना, यूपी स्पेशल का जब स्टैटिक क्वेश्चन होता है तो वहां पे पूछ लिए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 को हुई थी। इसकी स्थापना के समय इसका नाम क्या था? तो इसकी स्थापना जब हुई थी तो उसका नाम क्या था? उत्तर प्रदेश नाट्य भारती। क्या नाम था? उत्तर प्रदेश नाट्य भारती के नाम से जाना जाता था, जिसे 2 सितंबर 1969 में, यानी कि 2 सितंबर 1969 को अपना वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी मिला था। यानी कि स्थापना कब हुई थी? 13 नवंबर 1963 को स्थापना हुई थी और 2 सितंबर 1969 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? संगीत नाट्य अकेडमी। जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था? उत्तर प्रदेश नाट्य भारती इसका नाम था। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखें, अगला पॉइंट है, मई महीने में पहला ट्रैफिक पार्क, उत्तर प्रदेश में पहला ट्रैफिक पार्क स्थापित किया गया है। देखते हैं, प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क खोला गया है। राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क कहां पे खोला गया? एग्जाम में आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रयागराज में स्थापित किया गया है। जो लोग प्रयागराज के हैं वो जानते होंगे विवेकानंद चौराहे पे, ठीक है, विवेकानंद चौराहे पे तनिष्क के सामने ही जो पार्क था उस पार्क को कन्वर्ट करके पहला ट्रैफिक पार्क बना दिया गया है, ठीक है। एक छोटा सा वहां पे पार्क था, उस पार्क को कन्वर्ट करके पहला ट्रैफिक पार्क बना दिया गया है। तो इसी तरह राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क कहां पे खोला गया? आपको पता चल गया, प्रयागराज में खोला गया है। यह पार्क 90 लाख रुपए की लागत से बना है। जो पार्क है 90 लाख रुपए की लागत से बना है। इसमें मोशन थिएटर, वर्चुअल दुनिया में प्रवेश के लिए डिजिटल गेम, बच्चों के लिए मुफ्त झूले और बच्चों और बड़े दोनों के लिए ट्रैक पर दौड़ने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार के ट्रैक बने हुए हैं पार्क के अंदर, जहां पे होगा क्या कि इलेक्ट्रिक वाहन है और बच्चों को जो ट्रैफिक के नियम है उन नियमों को सिखाया जाएगा कि कहां पे आपको रुकना है, कहां पे दाएं मुड़ना है, कहां पे बाएं मुड़ना है। छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाएगा, इसीलिए इसको ट्रैफिक पार्क की संज्ञा दी गई है और ये उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क कहां पे स्थापित किया गया है? प्रयागराज में बनाया गया है। आगे हम चर्चा करें, अगला पॉइंट क्या है? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, इसके बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अगले वर्ष तक गोरखपुर के गीडा में शुरू हो जाएगा। कहां पे? उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहां पे खुलेगा? तो ये गोरखपुर में खुलेगा। याद रखना, ऐसे पॉइंट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे
आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बारे में पूछा कि उत्तर प्रदेश भारत का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहां पे खुलेगा, ठीक है। और ऐसे इवेंट जो होते हैं, जैसे पहली बार सरस आजीविका मेला कहां पे लगा, तो पहली बार जब कोई चीज होती है, ठीक है, तो और यूपी में पहली बार हो या भारत में पहली बार हो, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखना, जैसे यूपी का पहला ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क कहां पे खोला गया, प्रयागराज में, उसी प्रकार जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, ये उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। कहां पे खुलेगा, गोरखपुर के गीडा में खुलेगा। इसका निर्माण 6 एकड़ भूमि पर 50 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसका निर्माण पूरा होने के बाद इस संस्थान में 400 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययन कर सकेंगे और साथ ही उनके रोजगार की भी व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना। इसका निर्माण कहां पे किया जा रहा है, गोरखपुर के गीडा में इसका निर्माण किया जा रहा है। आगे बात करें, हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, के दृश्य कला संकाय द्वारा 4 दिवसीय समूह चित्र प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया है, ठीक है। जो चित्र प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया, एग्जाम में आपसे पूछे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, फिर उसके बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या लखनऊ विश्वविद्यालय, किसके द्वारा किया गया, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा 4 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया। तो ये योग सूत्र याद रखना, ठीक है। इसका आयोजन कहां पे किया गया, बीएचयू में किया गया, जो बीएचयू का कला संकाय है उसके द्वारा किया गया था इसका आयोजन, ठीक है। आगे हम बात करें, अगला पॉइंट क्या है, सर्वश्रेष्ठ मेट्रो स्टेशन का अवार्ड किसे दिया गया। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में। देखते हैं, नोएडा के बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन, कौन सा, नोएडा का जो बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन है उसको सर्वश्रेष्ठ मेट्रो स्टेशन का प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है। इस उपलब्धि की घोषणा दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित अपने 30वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान की गई, ठीक है। जो नई दिल्ली में 30वां स्थापना दिवस समारोह था, उसी के दौरान घोषणा की गई कि भारत का सर्वश्रेष्ठ मेट्रो स्टेशन कौन सा है, तो बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन को, जो उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, तो यहां का जो बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन है, इसको सर्वश्रेष्ठ मेट्रो स्टेशन का अवार्ड प्रदान किया गया। कहां पे, दिल्ली में प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखें, AK-203 असॉल्ट राइफल, ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जिसको शॉर्ट में आप IRRPL के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को लगभग 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल वितरित किए हैं। ये डिलीवरी भारत द्वारा कोरबा अमेठी में IRRPL की विनिर्माण सुविधाओं की स्थानीय रूप से निर्मित AK-203 राइफलों के पहले बैच की परीक्षण शुरू करने के 6 महीने बाद हुई है, ठीक है। तो यहां पे याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो AK-203 असॉल्ट राइफल है, इनका निर्माण कहां पे किया गया, जो अमेठी की कोरबा फैक्ट्री है, कहां पे, अमेठी की जो कोरबा फैक्ट्री है वहां पर इनका निर्माण किया गया। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण की फैक्ट्री की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई, ठीक है, अमेठी जिले में। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम में आ भी चुका है और भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। क्यों, क्योंकि 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल वितरित किए गए हैं। अगला पॉइंट देखें, उत्तर प्रदेश में पहली बार 20 मई को राज्य की राजधानी लखनऊ में चयनित मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए मोबाइल ड्रोन वाहनों का इस्तेमाल किया गया। जो मोबाइल ड्रोन वाहन है, ठीक है, मोबाइल ड्रोन वाहन एक वैन के जैसा मोबाइल ड्रोन वाहन होता है, ठीक है, वैन के जैसा होता है, उसमें ड्रोन होते हैं। और वो क्या ड्रोन, वो कहीं चयनित मतदान केंद्र, जहां पे मतदान केंद्र वहां पे वो गया, खड़ा हुआ वैन खड़ा होने के बाद उसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं और वहां से ड्रोन उड़ाए जाते हैं और निगरानी की जाती है आसपास के क्षेत्रों पर, ठीक है, मतदान केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों पर जहां बहुत सेंसिटिव इलाका था, उन सेंसिटिव इलाकों की ऐसे ही निगरानी की गई, ठीक है। तो मोबाइल ड्रोन व्हीकल का इस्तेमाल कहां पे किया गया, लखनऊ में किया गया। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पहली बार ऐसा हुआ था, इस वजह से ये इवेंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें, सीता अम्मन मंदिर में कुंभाभिषेक, सीता अम्मन मंदिर का कुंभाभिषेक, ये है सीता अम्मन मंदिर, कहां पे है, श्रीलंका में मंदिर है और अशोक वाटिका जो है, अशोक वाटिका का प्रतीक है सीता अम्मन मंदिर। आगे देखते हैं, श्रीलंका में सीता अम्मन मंदिर का कुंभाभिषेक अयोध्या के पवित्र सरयू के जल से किया गया। किसके जल से, जो अयोध्या में सरयू नदी है, सरयू नदी के जल से यहाँ का कुंभाभिषेक किया गया। माना जाता है
कि सीता अम्बन मंदिर महाकाव्य रामायण में अशोक वाटिका के स्थान का प्रतीक है। अशोक वाटिका बताया जाता है कि यहीं पर था, जो सीता अम्बन मंदिर जहां पे बना हुआ है ये अशोक वाटिका का प्रतीक माना जाता है। यह दोनों देशों के लोगों के बीच सदियों पुराने और विविध संबंधों का एक प्रतीक भी है। जो सीता अम्बन मंदिर है, माना जाता है कि दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र भी है। ठीक है, तो इस वजह से सीता अम्बन मंदिर याद रखना कहां पे, श्रीलंका में है। और इसका जो कुंभाभिषेक किया गया है किस नदी के जल से, सरयू नदी के जल से किया गया है। ठीक है, आगे बात करें गंगा डॉल्फिन की आबादी, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। गंगा डॉल्फिन की आबादी देखते हैं क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार वर्तमान में गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग 4000 डॉल्फिनें मौजूद है। वर्तमान में देखिए, जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई मई माह में। तो मई माह में जब रिपोर्ट जारी की गई तो बताया गया कि वर्तमान में गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग 4000 डॉल्फिन मौजूद है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की आबादी 2000 होने का अनुमान है। ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा डॉल्फिन है उनकी आबादी सबसे ज्यादा है, 2000 लगभग इनका अनुमान है। ठीक है, जो भारत में पाई जाने वाली कुल गंगा डॉल्फिन की संख्या के लगभग आधा है। ठीक है, आधा है, 4000 लगभग संख्या बताई गई, जिनमें से 2000 उत्तर प्रदेश में पाए जाते। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन के महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पर्यटन नीति लागू की और चंबल अभ्यारण्य को डॉल्फिन अभ्यारण्य के क्षेत्र के रूप में घोषित किया। जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो चंबल अभ्यारण्य है, ठीक है, जो घड़ियाल के लिए फेमस है चंबल अभ्यारण्य, वहां पे डॉल्फिन अभ्यारण्य की भी घोषणा की, डॉल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र के रूप में घोषित किया चंबल अभ्यारण्य को। तो एग्जाम में पूछे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस अभ्यारण्य को डॉल्फिन क्षेत्र अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है, तो याद रखना जो चंबल अभ्यारण्य है उसको घोषित किया गया है डॉल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र के रूप में। ठीक है, आगे देखें अगला पॉइंट क्या है, मैरून बैरेट सेरेमोनियल परेड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जान लीजिए क्या तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वायुसेना के विशेष बल जो गरुड़ कमांडो होते हैं उनके प्रशिक्षण के सफल समापन के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के चांदीनगर, अब ये चांदीनगर कहां पे है, चांदीनगर बागपत में है, याद रखना, उत्तर प्रदेश के चांदीनगर स्थित वायु स्टेशन में गरुड़ रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र, जो गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र है, में मैरून बैरेट सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया। मैरून बैरेट सेरेमोनियल परेड एक महत्वपूर्ण आयोजन है जो अत्यंत कठिन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के परिणति का प्रतीक है। गरुड़ कमांडो फोर्सेज भारतीय वायुसेना के विशेष बल इकाई के रूप में है। इनका गठन कब किया गया था, 2004 में इसका गठन किया गया। जो गरुड़ फोर्स होते हैं, गरुड़ कमांडो होते हैं, ठीक है, तो गरुड़ कमांडो फोर्सेज भारतीय वायुसेना के विशेष बल के कमांडो है। और जो गरुड़ कमांडो है, ठीक है, इनका गठन कब किया गया था, गरुड़ कमांडो फोर्सेस का गठन कब किया गया था, वर्ष 2004 में इसका गठन किया गया था। तो याद रखना मैरून बैरेट सेरेमोनियल परेड का आयोजन कहां पे किया गया, जो चांदीनगर है, उत्तर प्रदेश का चांदीनगर, चांदीनगर बागपत में पड़ता है, यहीं पर मैरून बैरेट सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया था। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, गगनयान मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये आपसे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन 4 यात्री हैं, ठीक है, 4 यात्रियों का सबसे पहले तो नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक, तो चारों यात्रियों का नाम जैसा आप जानते हैं, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, वहीं पर अजीत कृष्णन, ठीक है। तो ये नाम आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कुछ चीजों को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किए इनके नाम, गगनयान मिशन के लिए जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं वो कौन कौन से होंगे, उनका नाम प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। 2025 में जो गगनयान मिशन है 2025 में भेजा जाएगा, ऐसा कहा गया। चारों अंतरिक्ष यात्रियों के नाम जान लीजिए और ये यूपी के दृष्टिकोण से क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये भी जान लीजिए। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इनका संबंध है, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं, ये है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इनका संबंध कहां से है, तो ये लखनऊ जिले से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करें ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ठीक है, इनका संबंध कहां से है, प्रयागराज से है, ये प्रयागराज से संबंधित है, ठीक है। अगला बात करें प्रशांत बालकृष्ण नायर, ये केरल के हैं। और वहीं पे देखें तो अजीत कृष्णन ये चेन्नई के हैं। यानी कि जो 4 गगनयान के जो अंतरिक्ष यात्री हैं, गगनयान मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, उनमें से 2 का संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो इस वजह से ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से क्वेश्चन यूपी स्पेशल में भी पूछा जा सकता है और राष्ट्रीय परिदृश्य के लिए यह पॉइंट महत्वपूर्ण है ही, ठीक है। आगे बात करें, देश के सबसे छोटे 3D बायो प्रिंटर का उद्घाटन किया गया है। तो कहां पे किया गया है, किसके द्वारा किया गया, देख लेते हैं। लखनऊ के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कहां पे,
लखनऊ का जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है में आयोजित बायो स्पार्क के दौरान, किसके दौरान, बायो स्पार्क सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक, तो यहीं पर मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार, जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, उनके जो मुख्य सलाहकार हैं अवनीश अवस्थी ने इसका उद्घाटन किया गया। तो सबसे पहले दो चीजें याद रखो, बायो स्पार्क सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया, बायो स्पार्क सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया। ठीक है, लखनऊ में किया गया। लखनऊ में कहां पे किया गया, तो लखनऊ के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज में इसका आयोजन किया गया। और यहां पे इसका जो देश का सबसे छोटा 3D बायो प्रिंटर का अनावरण किसके द्वारा किया गया, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना अवनीश अवस्थी के द्वारा किया गया। अवनीश अवस्थी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया बायो स्पार्क सम्मेलन के दौरान। ठीक है, और अवनीश अवस्थी कौन है, तो ये मुख्यमंत्री के जो सीएम है, सीएम के मुख्य सलाहकार है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं क्या है, देश का पहला मैंगो म्यूजियम पार्क। ठीक है, मैंगो म्यूजियम पार्क कहां पे खुलेगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया जाएगा देश का पहला मैंगो म्यूजियम पार्क। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम आप ट्रिपल स्टार लगा के रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देश का पहला मैंगो म्यूजियम पार्क निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया जाएगा, लखनऊ, आगरा, नोएडा, गोंडा, तो लखनऊ में बनाया जाएगा। ठीक है, आगे देखें अगला पॉइंट क्या है, नो योर आर्मी। नो योर आर्मी लखनऊ स्थित छावनी सूर्य खेल परिसर में। ठीक है, जो सूर्या खेल परिसर कहां पे अवस्थित है, लखनऊ में अवस्थित है, छावनी है ये। ठीक है, आर्मी की। इसमें उत्सव का आयोजन का औपचारिक शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई। तो लखनऊ स्थित सेना के मध्य कमान में नो योर आर्मी फेस्टिवल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। और नो योर आर्मी का मतलब ये होता है अपनी सेना को जानो, तो अपनी सेना को जानने के लिए एक आयोजन किया गया। ठीक है, यहां पर इसके उत्सव का आयोजन किया गया नो योर आर्मी का। तो कहां पे, जो छावनी है लखनऊ में अवस्थित सूर्य खेल परिसर, यहीं पर किया गया था। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि नो योर आर्मी उत्सव का आयोजन कहां पे किया गया, सूर्य खेल परिसर लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। अगला पॉइंट क्या है, 5 दिवसीय पुलिस महाकुंभ। अब 5 दिवसीय पुलिस महाकुंभ का आयोजन इसके बारे में जान लेते हैं कुछ तथ्य आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसका आयोजन कहां पे किया गया, लखनऊ में किया गया। लखनऊ में इसका भी आयोजन किया गया। इसी दौरान 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का भी आयोजन किया गया। इसी दौरान जो 5 दिवसीय पुलिस महाकुंभ आयोजित किया गया था लखनऊ में, इसी दौरान क्या हुआ, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का भी आयोजन किया गया। एग्जाम में ऐसे भी पूछ ले कि 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहां पे किया गया, लखनऊ में ही किया गया था। ठीक है, मेजबान कौन थे, मेजबान के बारे में जान लेते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस के द्वारा की गई जो मेजबानी थी वो किसके द्वारा की गई, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस है उनके द्वारा, आरपीएफ के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी 5 दिवसीय पुलिस महाकुंभ की। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो शुभारंभ जो है एनआईए के डीजी दिनकर गुप्ता के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024। जो अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024 है, इसका आयोजन लखनऊ यूनिवर्सिटी में किया गया था। तो उससे संबंधित कुछ चीजें जान लेते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नेतृत्व समागम 2024 किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। 55 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने कार्यक्रम में शिरकत की, यानी कि पूरे देश से लगभग 55 विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो यहाँ पे सम्मिलित हुए थे। और इसी दौरान लखनऊ घोषणा पत्र जारी की गई। ठीक है, लखनऊ घोषणा पत्र किससे संबंधित है, जो विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालयों के उत्थान से संबंधित है। तो यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित जो अखिल भारतीय नेतृत्व समागम 2024 है, उसी दौरान लखनऊ घोषणा पत्र जारी किया गया था। और यहाँ पे बात करें तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, जो अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024 था, इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो बिहार के जो राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, वो इसके जो मुख्य अतिथि है वो थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, और इसका आयोजन कहां हुआ था, लखनऊ विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। आगे बात करें, 55वां फल सब्जी और पुष्प प्रदर्शनी। 55वां फल सब्जी पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन कहां पे किया गया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिए, राजभवन प्रांगण लखनऊ में 55वें फल सब्जी और पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, राज्यपाल और सीएम के द्वारा इसका फीता काट के उद्घाटन किया गया। भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान को प्रथम पुरस्कार इसमें प्राप्त हुआ। किसे, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान को इसमें प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। जो प्रदर्शनी हुई थी, इसमें फल सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई जाती है और इसका राजभवन के प्रांगण में आयोजन हुआ था। सीएम और राज्यपाल के द्वारा उद्घाटन किया गया
वहीं पर भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान को प्रथम अवार्ड प्राप्त हुआ। आगे बात करें, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और म्यांमार के महावीर धम्म विनय विश्वविद्यालय, ठीक है, म्यांमार के किस विश्वविद्यालय, महावीर धम्म विनय विश्वविद्यालय के बीच 8 विषयों पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जान लेते हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पे है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और म्यांमार के महावीर धम्म विनय विश्वविद्यालय संस्कृत, पाली, बौद्ध दर्शन, इतिहास, पुरातत्व, सामाजिक विज्ञान, पर्यटन और पांडुलिपि अध्ययन के विषयों पर मिलकर कार्य करेंगे। दोनों देशों के बीच में शैक्षणिक समझौते से अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर संस्कृत तथा भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो संस्कृति के साथ साथ संस्कृत को भी बढ़ावा मिलेगा। किनके किनके बीच समझौता हुआ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और म्यांमार के महावीर धम्म विनय विश्वविद्यालय के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। कितने समझौते, 8 समझौते, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इन क्वेश्चनों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन जो है ये नेशनल करंट अफेयर से संबंधित है जो आप पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है, ठीक है, पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन है, जयसिंथा कल्याण, कविता सिंह, रानी नेदू या मधु कुमारी, ये हमारा पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2024 में सूचकांक, ठीक है, वर्ष 2024 में जो सूचकांक है में भारत का स्थान कौन सा है, 42वां स्थान बताया गया है। इसे यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही 2 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर के मेट्रो स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ मेट्रो स्टेशन का प्रतिष्ठित अवार्ड प्रदान किया गया है, कानपुर मेट्रो, आगरा मेट्रो, लखनऊ मेट्रो या नोएडा मेट्रो। आगे बात करें, हाल ही में किस राज्य में भारत के दूसरे अंतरिक्ष बंदरगाह या स्पेस पोर्ट कुलाशेखरापट्टनम का उद्घाटन किया। जो कुलाशेखरापट्टनम है इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या केरल में। इन चारों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। वीडियो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।